बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस के लेक्चर के पार्ट 1 में हमने मंदरजा झैल टॉपिक डिस्कस किए थे। व्हाट इज सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के बनने का मैकेनिज्म, सॉल्वेशन, सॉल्युबिलिटी, इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन की यूनिट्स के सिर्फ वहाँ पे नाम बताए गए थे कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या हैं। तो इस पार्ट 2 में हम कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं उनकी डिटेल यहाँ पढ़ेंगे, जिनमें मोलैरिटी शामिल है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंट कंपोजिशन है, तीसरा पार्ट्स पर मिलियन है पीपीएम और पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी शामिल है। इसके अलावा एक और यूनिट है नॉर्मेलिटी, उसके लिए एक अलहदा लेक्चर जो है वो हम बनाएंगे जिसका बाद में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और सॉल्यूशंस के पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। कंसंट्रेशन, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए ये एक बहुत कॉमन यूनिट है जिसका नाम है मोलैरिटी। और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स को हल किया गया है, यानी एम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल एम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कैपिटल एम जब लिखा होगा इसका मतलब होता है कि मोल्स पर लीटर। और मोलैरिटी का ये फार्मूला है जिसमें ये बताया गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने हल किए गए हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे लिखना है लीटर्स में। तो इस डेफिनेशन में एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है मोल्स। तो मोल्स को समझने के लिए एक अलग से एक वीडियो आपको दी हुई है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको लाजमी देखें ताकि मोल्स पे अच्छी तरह ग्रिप हो आपकी, और फिर आप आसानी के साथ ये बाकी जो टॉपिक है इस कंसंट्रेशन का वो समझ सकेंगे। तो मोलैरिटी को मालूम करने के लिए एक ये है जनरल फार्मूला जिसमें यही जो ऊपर वाला फार्मूला है उसी को इसमें कन्वर्ट किया गया है। और मोल्स को मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट और उसके सॉल्यूट के मास को, यानी ये वो मास है जो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में हल किया गया है। और मोल मालूम करने का यही फार्मूला होता है कि किसी भी चीज़ के मैस को उसके मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड कर दें तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल मालूम हो जाते हैं। और उसके बाद ये उसके नंबर ऑफ मोल हो गए सॉल्यूट के, और फिर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में यहाँ पे रखना है, जिसके लिए यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर जो है वो इक्वली होते हैं, इसलिए यही फार्मूला ऊपर वाला जो है वो इस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम जो है वो लीटर की बजाय आपके पास एमएल में दिया हुआ हो तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल में ला सकते हैं, या उस एमएल को लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख लें, या फिर इस फार्मूले में एमएल के हिसाब से सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे रख लें और ऊपर यहाँ 1000 लगा लें। तो इससे ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकेंगे और सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो आसानी से निकल आएगी। यहाँ पर मोलैरिटी को एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाया गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 ml है, और उसमें एक सॉल्यूट हल किया हुआ है जिसका नाम है एथेनॉल, और उसके 46 ग्राम हल किए गए हैं, यानी सॉल्यूशन के 500 ml में एथेनॉल के 46 ग्राम हल किए गए हैं। तो हमें ये उसकी मोलैरिटी के बारे में मालूम करना है। तो यही फार्मूला जो पीछे आपने अभी देखा है उसको यहाँ पे हम फिल करेंगे वैल्यूज़ को।
तो एथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 46 है, तो 46 ग्राम ही इसके इस्तेमाल हुए हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। तो 46 ओवर 46 और वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा ये उसका वॉल्यूम सोल्यूशन का 500 ml। तो इसको हल करके हमारे पास जवाब निकला है 2 मोलर। सो द गिवन सोल्यूशन मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज 2 मोलर। ये एक सवाल है कि 500 ml हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है ग्लूकोज का जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर होनी चाहिए। तो इस सोल्यूशन को हम कैसे तैयार करेंगे? तो यही मोलैरिटी वाला जो फार्मूला है इसी से इसको हम हल करेंगे। तो इसमें हमें जो मालूम करना है वो ये कि हम ग्लूकोज के कितने ग्राम हम लें और उसको फिर हम 500 ml सोल्यूशन में हल करें। तो ये मास हम मालूम करना चाहेंगे और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का जो है ये 180 के इक्वल है और मोलैरिटी हम 0.25 मोलर बनाना चाहते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम 500 ml है ये इस जगह पे फिल कर लिया। तो हमारे पास जवाब आ गया 22.5 ग्राम। तो हम 22.5 ग्राम बैलेंस पर वजन कर लेंगे किसी ग्लेज्ड पेपर पर या किसी बीकर में। तो उसके बाद इस मिकदार को 22.5 ग्राम को आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करें जिसका वॉल्यूम 500 ml हो। 500 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आप ले लेंगे। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मुख्तलिफ वॉल्यूम्स की अवेलेबल होती हैं लैब में, यानी 1 लीटर वाली भी, 500 ml वाली, 250 ml वाली, 100 ml वाली। तो जितना सोल्यूशन आपने तैयार करना है उतनी फ्लास्क आपको मिल सकती है। तो 500 ml की फ्लास्क में ये अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपने बीकर में इसको वज़न किया हुआ है तो बीकर में डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसको हल करें और यहाँ फ्लास्क के ऊपर फनल रखकर उसमें वो सॉल्यूशन ट्रांसफ़र कर दें। फिर उसी बीकर में फिर 2-3 दफ़ा डिस्टिल्ड वाटर डालकर यहाँ पे ट्रांसफ़र करें पानी, ताकि बीकर में कोई ग्लूकोज़ की कोई भी अमाउंट जो है वो पूरी तरह वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और बीकर के साथ लगी ना रह जाए। अगर आपने ग्लेज़ पेपर में ये वज़न किया था तो यहाँ फनल लगा के वो पेपर वाला जो पेपर में रखा हुआ ग्लूकोज़ है वो यहाँ फनल पे ट्रांसफ़र कर दें और फिर पानी उसमें डालकर वो पानी में हल होकर खुद ही नीचे चला जाएगा और अच्छी तरह फनल को भी डिस्टिल्ड वाटर से जो थोड़ा बहुत वहाँ लगा हुआ उसको ट्रांसफ़र कर दें अच्छी तरह इस फ्लास्क के अंदर। फिर फ्लास्क में मज़ीद कोई 150-200 ml डिस्टिल्ड वाटर डालकर इसको अच्छी तरह हिलाएँ ताकि ग्लूकोज़ अच्छी तरह हल हो जाए और उसके बाद फिर मज़ीद डिस्टिल्ड वाटर डालकर कि जहाँ तक ये निशान लगा हुआ है कि इस निशान तक जब आप फिल कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 500 ml हो जाएगा। तो इस तरह you will be able to prepare a 500 ml of 0.25 molar solution of glucose by dissolving 22.5 gram of glucose in 500 ml of solution। जब हम कहते हैं 500 ml of solution तो उसका मतलब ये होता है कि ये सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों का जो फाइनल वॉल्यूम है वो 500 ml है। यानी अकेले पानी का 500 ml शुरू में नहीं लेना, बल्कि पानी और ग्लूकोज को मिला के फाइनल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो 500 ml बनेगा। एक ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन prepared by dissolving 75.5 grams of pure potassium hydroxide in 500 ml of solution। तो इसके लिए वही फार्मूला जो पीछे हमने पढ़ा उसी को इस्तेमाल में लाएंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज इक्वल टू 56.1 और नंबर ऑफ मोल्स जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हम सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह कैलकुलेट हो जाएंगे कि 75.5 डिवाइड बाय 56.1, ये 56.1 इसका मॉलिक्यूलर मास है, इट इज इक्वल टू 1.35 मोल और जो वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का बना रहे हैं वो 540 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.54 लीटर्स। तो वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया और KH के जो मिकदार है वो उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे मोलैरिटी वाला कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट की एंड वी गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 2.5 मोलर। तो इस तरह इस KOH के सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम हुई जो कि 2.5 मोलर है।
कंसंट्रेशन बताने के लिए एक और यूनिट है ये जिसका नाम मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के लफ्ज़ भी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको एहतियात से इस्तेमाल में लाएं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ मोलैलिटी को बताने के लिए हम स्मॉल एम इस्तेमाल करेंगे। और इसका और उसका जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम मोलैरिटी के केस में हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हल किए गए हैं। यानी सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम देखते हैं कि उसके 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स सॉल्यूट के हल हल हुए हैं। लेकिन यहाँ मोलैलिटी के केस में वॉल्यूम का जिक्र यहाँ नहीं है। यहाँ हम सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम जो है इसको कंसिडर करते हैं करेंगे, और सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में ये देखेंगे कि सॉल्यूट के कितने मोल्स को हल किया गया है। तो जितने मोल हल हुए हैं उस सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में वो हम उसको हम मोलैलिटी कहेंगे। सो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस सिलसिले में हम ये करते हैं कि सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम पहले ही उसका वजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें डालेंगे उतनी उसकी मोलैलिटी बन जाएगी, या जितनी मोलैलिटी आपने बनानी है मोलैलिटी बनानी है सॉल्यूशन की, उतने मोल्स आप उसमें हल कर लें। मसलन आपने अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, तो आप 1 मोल NaOH के उसके वजन कर लें जो कि 40 ग्राम होंगे, और डिस्टिल्ड वाटर ले लें 1 किलोग्राम पहले से ही उसका वजन कर लें, और उसको 40 ग्राम NaOH को इस 1 किलोग्राम पानी में हल कर दें। तो इस तरह ये अच्छी तरह जब हल करेंगे आप, यू विल गेट 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो वॉल्यूम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, क्योंकि इन दोनों का जब अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो तो 1 लीटर से बढ़ चुका होगा, क्योंकि 1 लीटर आपने पहले पानी लिया है और उसमें फिर 40 ग्राम NaOH के डाले हैं, तो लाजमी तौर पर वॉल्यूम तो ज़्यादा हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पर मोलैलिटी में वॉल्यूम का जिक्र नहीं, वॉल्यूम का जिक्र इसलिए नहीं होता इसमें वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मोलैलिटी जो है उसका इन्हिसार वॉल्यूम पर है, और वॉल्यूम जो है वो अक्सर टेम्परेचर से वेरी का जाता है। यानी अगर सोल्यूशन आपका किसी और टेम्परेचर पे बना, बाद में आपने इस्तेमाल जब किया तो टेम्परेचर कोई और था, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो चुका होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हो चुका होता है। तो जो ही वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये मोलैलिटी की यूनिट इस्तेमाल होती है अगर जिसमें टेम्परेचर जो है उसका कोई यहाँ इफेक्ट नहीं होता। तो इसका यही फार्मूला जो है इसको इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह मोलैरिटी का के फार्मूले आपने देखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला यहाँ लगा दिया, और सॉल्वेंट का मास जो है वो किलोग्रामों में। अगर सॉल्वेंट का मास किलोग्रामों की बजाय ग्रामों में है, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, और इसमें किलोग्राम की जगह यहाँ ग्राम आ जाएंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला जो है इस फॉर्म में हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ किसी भी यानी सॉल्यूशन की मोलैलिटी मालूम कर सकेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है कि फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन that contains 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल in 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें सॉल्वेंट की मिकदार भी मालूम है जो कि ग्रामों में दी हुई है, और सॉल्यूट की मिकदार जो कि एथेनॉल है उसकी मिकदार 46 ग्राम यहाँ मालूम है। तो इस फार्मूले में ये सॉल्यूट की मिकदार ग्रामों में यहाँ रख लें, और सॉल्यूट एथेनॉल जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 46 है, तो उसको मालूम करके यहाँ पे रख लें, और सॉल्वेंट की मिकदार ग्रामों के अंदर जो है वो यहाँ पे रख लें, एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 2 मोलर। यहाँ पे स्मॉल m इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब है मोलर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर required to dissolve 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू मेक 0.25 मोलर सॉल्यूशन। एक 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी जो जिसमें 90 ग्राम ग्लूकोज जो है वो हल होगा।
तो बताएं कि पानी के कितने ग्राम हम लेंगे। तो इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, इसके हम किलोग्राम मालूम हो जाएंगे, और ग्लूकोज की मिकदार मोलों में यहाँ पे रख ली। 90 ग्राम को मोलों में कन्वर्ट कर लें, इसको 180 पे जो उसका मालिक्यूलर मैस है डिवाइड करें, उसका जवाब आ जाएगा 0.5 मोल। और उसके बाद मोलैलिटी जो हमने बनानी है वो 0.25 है। तो हल करने के बाद ये आंसर आ गया कि पानी जो है वो 2 किलोग्राम लेंगे हम, यानी 2000 ग्राम पानी लेंगे और उसमें 90 ग्राम ग्लूकोज के हल कर लेंगे। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन तैयार होगा दैट विल बी 0.25 मोलल। तो इसके लिए भी यही तरीकाकार होगा कि आप 2 किलोग्राम पानी का पहले से वजन कर लेंगे और फिर उसमें 90 ग्राम ग्लूकोज का वजन करके उसमें डाल देंगे और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दैट विल प्रोड्यूस a solution having 0.25 मोलैलिटी। तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को बताने के लिए एक ये और यूनिट है परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन बहुत कॉमन यूनिट है जो बहुत से मसाइल में ये इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा एक और यूनिट है पीपीएम और पीपीबी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं और उन सब का जो टोटल मास है वो यहाँ डिनोमिनेटर में रख लेंगे, और जो जिस कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर यहाँ पे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सिंपल सा ये एक तरीका है कि जिस कंपोनेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर और इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन जो हासिल होगी इसमें चूंकि हमने जो कंपोनेंट है उसका भी मास हमने इस्तेमाल किया है और मिक्सचर का भी हमने मास लिखा है, तो ये मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज कहलाती है। और अगर आप कंपोनेंट का मास जो है उसकी बजाय वॉल्यूम लें और मिक्सचर का भी वॉल्यूम लें तो फिर इस परसेंटेज को हम कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हम मालूम कर सकते हैं और वेट बाई वेट भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि बाद चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं तो उनका वॉल्यूम हम मिक्स करते हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, फिर उस केस में हम ये यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसके अलावा एक ये यूनिट है पीपीएम जिसका तर्जुमा है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये यूनिट जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब सॉल्यूट बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हो किसी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके लिए फिर हम ये पार्ट्स पर मिलियन का की यूनिट जो है ये इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के 1 मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स मौजूद हैं। पार्ट्स का मतलब ये है कि उसकी मिकदार की यूनिट जो आप इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल कर लें, अगर मिलीग्राम है तो इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन मिलीग्राम में सॉल्यूट के कितने मिलीग्राम है। अगर ग्रामों में लेना आपने तो इसका मतलब फिर होगा कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन ग्रामों के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम हल किए हुए हैं। तो जो यूनिट आप मिक्सचर के लिए इस्तेमाल करें वही यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो पीपीबी जो है ये है इट इज़ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के 1 बिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। तो पीपीबी उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मज़ीद कम यानी कंसंट्रेशन हो, यानी सॉल्यूट की बहुत ही कम कंसंट्रेशन हो तो फिर पीपीबी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अगर थोड़ी सी मिकदार पी के वाले से ज़्यादा हो लेकिन वो मोलैरिटी या मोलैलिटी के हिसाब से बहुत कम हो तो फिर हम पीपीएम का की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। पीपीएम का ये फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ मिक्सचर इन किलोग्राम। तो यहाँ किलोग्राम इसलिए लिखा हुआ है कि किलोग्राम 1 किलोग्राम जो होता है इसमें 1 मिलियन मिलीग्राम होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। आपने ये आसान सा फार्मूला है, किसी भी सॉल्यूशन की
मिकदार किसी यानी सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ppm में मालूम करनी हो तो ये देख लें कि आपने उस सॉल्यूट के कितनी मिलीग्राम हल किए हैं मिक्सचर के 1 किलोग्राम में। और पीपीबी के केस में ये देखेंगे कि मिक्सचर के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने माइक्रोग्राम हल किए हुए हैं। यहाँ पर ppm की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत है कि ppm and ppb terms are used in chemistry to indicate very low concentrations of solution, usually to measure contaminants, pollutants in air or water। तो ये यूनिट्स उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं जब, जैसा पीछे भी बताया गया कि जब सॉल्यूट की बहुत ही कम मिकदार होती है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। तो जिस तरह हमने अगर बहुत ही कम फासला नापना हो तो हम वहाँ पे सेंटीमीटर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने अगर किताब की चौड़ाई या लंबाई मालूम करनी है तो किताब चूंकि छोटी सी होती है तो उसके लिए जाहिर है हम सेंटीमीटर या इंच की यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो कभी किसी ने अपनी किताब की चौड़ाई या लंबाई बताने के लिए किलोमीटर कभी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि किलोमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है और वो बड़े फासले बताने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन 2 शहरों के दरमियान है, आपने फासला बताना है तो वहाँ किलोमीटर ही बताएंगे, वहाँ पे सेंटीमीटर की यूनिट इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह अगर आपने 2 सियारों के दरमियान फासला बताना है तो वहाँ किलोमीटर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे फिर हम फासलों की एक और बड़ी यूनिट है जिसको लाइट ईयर कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हर एक यूनिट की अपनी अपनी अहमियत है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर जो ये जो सल्यूट्स हैं इनकी मिकदार जो है वो मिलीग्राम में है तो फिर हम ये ppm का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसको ये यूनिट्स जो हैं ये आमतौर पर यानी पोल्यूशन पैदा करने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं और जो कंटेमिनेंट्स हैं उनके लिए, और भी इसके अलावा भी कोई चीज़ जो कम मिकदार में हो तो उनके लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यही इसका फार्मूला है कि कंपोनेंट जिसकी ये कंसंट्रेशन ppm में मालूम करनी है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कुल मास है वो लिख देंगे और उसको फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 मिलियन के बराबर है। यहाँ पे ये ज़हन में रहे कि ये दोनों जो मास है यानी कंपोनेंट का मास और सॉल्यूशन का जो मास है इनकी सेम यूनिट्स यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। जिस यूनिट में ए कंपोनेंट ए का मास यहाँ पे आप लिखेंगे उसी यूनिट्स में ही सॉल्यूशन का मास यहाँ पे लिखेंगे और इससे ये आपके पास ppm में जवाब आ जाएगा। और इसकी बजाय आप ये भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप सॉल्यूशन का मास जो है वो किलोग्राम में ले लें और सॉल्यूट का मास जो है उसको मिलीग्राम में ले लें, फिर ये 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी के साथ ये ppm में जवाब निकलाएगा। और कंसंट्रेशन को अगर पर बिलियन में मालूम करना है ppb में तो उसके लिए यही ऊपर वाला फार्मूला और उसको 10⁻⁶ की बजाय हम मल्टीप्लाई करेंगे बिलियन के साथ यानी 10⁻⁹ के साथ। और अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करें तो इसमें फिर ये 10⁻⁹ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी और यहाँ मिक्सचर का जो मैस है वो किलोग्राम में आ जाएगा और जो सॉल्यूट है उसका मैस माइक्रोग्राम में यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ppb में आंसर निकलाएगा। यहाँ पे ये वजाहत की गई है कि किसी भी यानी किसी भी सॉल्यूट की या किसी भी चीज़ के कुछ ppm का सॉल्यूशन बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे। मसलन अगर आपने नमक का सॉल्यूशन बनाना है या ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है, चीनी का सॉल्यूशन बनाना है या किसी भी और सॉल्यूट का किसी भी ppm का सॉल्यूशन बनाना हो तो ये जनरल एक तरीका यहाँ एक मिसाल देकर बताया गया है कि फ़र्ज़ करें आपने 15 ppm का सॉल्यूशन तैयार करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो उसकी मिकदार कितनी तैयार करनी है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने 1 किलोग्राम सॉल्यूशन तैयार करना है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 15 ppm हो। तो यही फार्मूला जो पीछे आपने अभी देखा उसको इस्तेमाल में लाएं, ppm की जगह पर 15 लिख दें और मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये मालूम करना चाह रहे हैं और सॉल्यूशन की जो मिकदार है किलोग्रामों में
वो यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया कि 15 मिलीग्राम। तो इसका अब तरीक़ेकार ये होगा कि 15 मिलीग्राम आप NaCl का वज़न करें बैलेंस पर, और उसको फिर आप केयरफुली 1 किलोग्राम सॉल्यूशन लेकर, यानी एक फ्लास्क ले लें 1 लीटर वाली, क्योंकि पानी का जो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसलिए 1 लीटर की फ्लास्क ले लेंगे और उसमें 15 मिलीग्राम NaCl ट्रांसफ़र करेंगे। एक अगर बीकर में आपने लिया है तो उस बीकर में उसको पानी बीकर में पानी डाल दें और उसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करके इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र करें, और फिर मज़ीद उसी बीकर में पानी डालकर यहाँ पे ट्रांसफ़र करें इस फ्लास्क के अंदर, ताकि अच्छी तरह वो सारा 15 मिलीग्राम का जो NaCl है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो फिर मज़ीद पानी डालकर इसको इस 1 लीटर के निशान तक फिल कर दें, और इस तरह ये फाइनली हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन 15 ppm होगी। तो लीटर यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि ये अप्रोक्सीमेशन है कि पानी का जो 1 किलोग्राम होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, या 1 ml पानी जो है वो 1 ग्राम 1 ग्राम वज़न के बराबर होता है। तो इस तरह अगर आपने फर्ज करें कि 20 ppm सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का बनाना हो, और उसकी मिकदार आपने बनानी है सॉल्यूशन की 500 ml, तो यहाँ भी उसी तरह आप इस ऊपर वाले फार्मूले सी से ही ये कैलकुलेशन करके कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालें। 20 ppm यहाँ पे ppm की जगह पर लिख दें, और इस 500 ml को मैस जो है वो किलोग्रामों में यहाँ पे लिख दें। 500 को 1000 से डिवाइड करें, you will get the mass of solution in kilogram। तो ये हल करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड का मास निकला है 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम का वजन करें बैलेंस पर, फिर उसको एक 500 ml की फ्लास्क में ट्रांसफर करें। 500 ml की फ्लास्क इसलिए हम लेंगे कि पानी का जो 500 ml है वो 500 ग्रामों के बराबर ही होता है। तो वो फिर कैल्शियम क्लोराइड के 10 मिलीग्राम यहाँ पे ट्रांसफर करके, उसके बाद मज़ीद पानी डालकर उसको उसके निशान तक केयरफुली फिल कर दें, और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपके पास 20 ppm का सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ज़हन में रख लें कि ये निशान तक पानी का लेवल देखने के लिए पानी की लोअर मेनिस्कस को आप देखेंगे, क्योंकि पानी जो है ये किसी भी इसका ये जो जिस तरह इसका ये नेक है, इस में पानी को अगर आप देखें या किसी भी डिल्यूट सॉल्यूशन को देखें, तो उसकी 2 मेनिस्कस नज़र आती हैं, अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस। तो पानी के केस में, यानी जो सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं उनके केस में हम लोअर मेनिस्कस को देखते हैं। तो लोअर मेनिस्कस को आप इस निशान तक देखेंगे, ताकि इतना पानी डालेंगे केयरफुली वो उसकी लोअर मेनिस्कस यहाँ इसके साथ मैच कर रही है। इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया है कि हमारे पास वाटर का सैंपल है जिसका वॉल्यूम 750 ml है, और उसकी कंसंट्रेशन उसमें उसके अंदर कैल्शियम आयंस की 40 ppm है। तो उन 750 ml वाटर सैंपल में कैल्शियम आयंस की मिकदार कितनी होगी? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन 750 ml ऑफ वाटर सैंपल। तो 750 ml का मैस आप मालूम कर लें किलोग्रामों में, और चूँकि पानी का जो 1 ml होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए हम ये 750 ग्राम इसको कंसीडर कर लेंगे, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मैस किलोग्रामों में। और कैल्शियम आयनों की मिकदार हम मालूम करना चाहते हैं, तो इस तरह ये इस यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, और इसकी ppm की जगह पर ये लगा देंगे आप 40। तो इस तरह ppm का फार्मूला ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और वैल्यूज को पुट करें, यू विल गेट द mass of calcium ions is equal to 30 milligram. So 750 ml of water sample contains 30 milligram calcium ions. तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई भी मिकदार हो आपके पास सॉल्यूशन की, और उसकी अगर कंसंट्रेशन आपको मालूम है, तो आप इजीली उस कंपोनेंट की मिकदार मिलीग्रामों में या ग्रामों में या किलोग्रामों में
मालूम कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास कंपोनेंट की मिकदार जो है वो मिलीग्रामों में आएगी, और मिलीग्रामों को फिर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें 1000 से, तो वो मिकदार ग्रामों में आ जाएगी। और उन ग्रामों की मिकदार को अगर आप किलोग्रामों में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ग्रामों को आप 1000 से डिवाइड कर लें, यू विल गेट द आंसर इन किलोग्राम्स। सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पहला क्वेश्चन है कि NaCl में सोडियम की परसेंटेज कितनी है। तो NaCl में दो कंपोनेंट्स हैं, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, और उसमें से जो जो सोडियम का कंपोनेंट है उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो ओवरऑल फार्मूला परसेंटेज निकालने का यही होता है कि आप percentage is equal to mass of component divided by total mass of all components multiplied by 100। तो मालिकुलर मास के मुताबिक NaCl के 58.5 ग्रामों के अंदर सोडियम 23 ग्राम है, क्योंकि NaCl का मालिकुलर मास निकालने के लिए हम एटॉमिक मास सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 प्लस करते हैं तो हमारे पास मालिकुलर मास निकल आता है। इसका मतलब है कि 50.5 ग्राम अगर NaCl के हों तो उसमें सोडियम 23 ग्राम होगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द आंसर 39.3%। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि 5% NaCl का सोल्यूशन वेट बाई वेट बनाने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो 5% से मुराद है कि 5 ग्राम NaCl के अगर हों तो इसमें जो ओवरऑल जो सोल्यूशन का जो वजन होगा वो 100 ग्राम होगा, और 100 ग्रामों में 5 ग्राम NaCl के होंगे, और जो ज़ाहिर है फिर 5 ग्राम अगर NaCl है तो बाकी पानी की जो मिकदार है वो 95 ग्राम होगी। तो इसके लिए फिर आप ये तरीकाकार करेंगे कि 5 ग्राम NaCl का वजन कर लेंगे और 100 ml की एक फ्लास्क ले लेंगे, क्योंकि पानी के सिलसिले में ये हमने पढ़ा है कि 1 ग्राम इसका 1 ml के बराबर होता है। तो 100 ml जब सोल्यूशन तैयार होगा हमारे पास वो 100 ग्राम ही होगा, इसलिए 100 ml की फ्लास्क लेकर उसमें 5 ग्राम NaCl ट्रांसफ़र करें और बाकी उसमें पानी डाल दें, और 100 तक उसकी 100 के जहाँ पर 100 ml का निशान लगा हुआ है वहाँ तक डिस्टिल्ड वाटर उसमें डालकर उसको फिल कर लें। तीसरा उसमें 95 ग्राम पानी उसमें शामिल हो जाएगा, 5 ग्राम उसमें NaCl है, तो टोटल वजन ये हमारे पास आ जाएगा 100, और उसमें 5 ग्राम NaCl के होंगे, यानी उसका जो सोल्यूशन है वो 5% होगा। Calculate mass percent of NaCl solution prepared by dissolving 1.75 gram of sodium chloride in 5.85 gram of water। तो यह इसकी हमने मास परसेंटेज मालूम करनी है। तो इस सोल्यूशन में भी टोटल दो कंपोनेंट हैं, एक NaCl है और दूसरा वाटर है। तो NaCl की मिकदार, इस कंपोनेंट की मिकदार यहाँ पुट कर लें, और दोनों कंपोनेंट्स का जो टोटल मास है वो यहाँ पुट करेंगे, और यही फार्मूला यहाँ पे है कि मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। दो इसमें कंपोनेंट हैं, उनका टोटल मास ये इसके प्लस के बराबर होगा, और NaCl का मास जो है वो 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इससे आपके पास टोटल इसको हल करने के बाद ये परसेंटेज निकला 23%, और ये है वेट बाई वेट या मास बाई मास परसेंटेज। Calculate volume percent of a solution prepared by adding 32 ml of ethanol in 150 ml of water। तो इस एग्जांपल में दोनों कंपोनेंट्स का वॉल्यूम दिया हुआ है, दो कंपोनेंट हैं वाटर और एथेनॉल, दोनों का वॉल्यूम आप प्लस करें तो ये आ जाएगा 182, और इसमें एथेनॉल की परसेंटेज निकालनी है तो एथेनॉल के कंपोनेंट की का वॉल्यूम जो है यहाँ पे रख लें 32 और 182 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 17.58%। दिस परसेंटेज इज विल बी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इसी तरीके से अगर आप वाटर की परसेंटेज निकालना चाहें तो उसको भी यहाँ पे आप फिर ये करेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो ऊपर रख लेंगे और टोटल वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका आंसर निकलाएगा। इस तरह होगा 150 ओवर 182 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह इसमें वाटर की परसेंटेज निकलाएगी, जो कि वो भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगी। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वेट या किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज, और इस तरीके से
किसी किस्म का भी सोल्यूशन हो उसकी परसेंटेज आप इससे आसानी से मालूम कर सकते हैं। उस कंपोनेंट जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास यहाँ फिर यहाँ पुट कर लेंगे और तमाम कंपोनेंट्स का टोटल जो मास है वो यहाँ पुट करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें। So this is the method to calculate percentage of any component of a mixture or any component of a solution. यहाँ पर एक और एग्जांपल है परसेंटेज कैलकुलेशन की कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 100 ml पानी लिया और 9 ग्राम उसमें ग्लूकोज डाला, उसकी मास परसेंटेज निकालें। तो मास परसेंटेज यानी वेट बाई वेट परसेंटेज जो है उसमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पुट करते हैं नीचे और जिस कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर यहाँ पे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो फार्मूला आपने पिछली स्लाइड पर देखा है। तो यहाँ वाटर के जो 100 ml हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो 100 ग्राम के बराबर हैं और ग्लूकोज के 9 ग्राम मिलकर ये टोटल बना 109 और ग्लूकोज की मिकदार ऊपर रख लें तो ये आंसर निकला है 8.25%. So 8.25% is the percentage of glucose in this solution, which is equal to weight by weight percentage. इस तरह ये मिसाल जो है ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की है। Calculate volume percentage of a solution prepared by adding 40 ml of acetone in 200 ml of water. तो इसमें एसीटोन भी चूंकि लिक्विड होता है उसका यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है और पानी का भी यहाँ पर वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम दोनों का हो गया 240 ml, 200 प्लस 40 इट इज इक्वल टू 240 ml। तो ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है और एसीटोन का जो कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम 40 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 16.7%. So this is the percentage which is volume by volume percentage and this percentage is weight by weight percentage. इसमें हमने यानी कंपोनेंट का मास और सॉल्यूशन का मास हमने दोनों का मास लिया है ग्रामों में और यहाँ पर कंपोनेंट का भी वॉल्यूम लिया है और सॉल्यूशन का भी यहाँ पे वॉल्यूम रखा है, इसलिए जवाब आ गया है। ये जो जवाब है ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। कंसंट्रेशन की एक ये और यूनिट है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो किसी मिक्सचर में कितने भी कंपोनेंट हों सब के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे ऊपर रख लेंगे और मिक्सचर के तमाम कंपोनेंट्स की जितने मोल्स हैं उनका सम जो है वो यहाँ नीचे रख लेंगे और इससे हमारे पास एक जवाब आ जाएगा और इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन जो है ये हमेशा इशारिये में होगी, ये पॉइंट में होगी क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और चूंकि ऊपर वाली मिकदार जो है वो छोटी है और नीचे वाली बड़ी है तो इसलिए ये जवाब हमेशा इशारिये में आएगा, 1 से कम होगा। सो इन मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ऑफ ए is equal to number of moles of A divided by sum of the number of moles of A and B and C. So in this way we'll get an answer which is the mole fraction of component A. और जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब की मोल फ्रैक्शंस को अगर हम उनको जमा करें तो टोटल आंसर हमारे पास 1 आता है। अगर हमारे पास यानी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उनको यहाँ पे इस तरह लिखा है एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ सी प्लस एक्स ऑफ डी एंड सो ऑन, sum of all these values will be equal to 1. ये एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 128 ग्राम ऑफ मेथनॉल एंड 108 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पहले हम मोल्स मालूम कर लेंगे इन दोनों के। दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में यानी मेथनॉल है और वाटर है। तो मेथनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है। इसके मोल मालूम करने के लिए इसके गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो इट इज इक्वल टू 4 मोल। और इस तरह पानी के जो मोल हैं ये मालूम हो जाएंगे 108 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 6 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल यानी 4, और इसको डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर, 4 + 6, तो इट इज इक्वल टू 0.4। और मोल फ्रैक्शन वाटर की जो है, इसको मालूम करने के लिए आप यहाँ ऊपर वाटर के मोल्स लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ नीचे लिखकर इसको हल कर लें, तो इट इज इक्वल टू 0.6। तो जिस तरह पीछे आपको बताया गया कि तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को आप जमा करेंगे तो यू विल गेट आंसर इक्वल टू 1। तो 0.6 जो है ये पानी के लिए है मोल फ्रैक्शन, 0.4 जो है ये मेथनॉल के लिए है, तो आंसर आ गया हमारे पास टोटल 1। And calculate mole fraction of HCl in a solution of hydrochloric acid in water containing 36% HCl by weight। तो HCl का एक सोल्यूशन है, और HCl जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए कि लेबॉर्ट्री में जो HCl या मार्केट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल होता है वो HCl का ही सोल्यूशन होता है पानी के अंदर, और HCl जो है वो ओरिजिनली वो गैस फॉर्म में होती है। तो HCl को पानी में हल करके उसका सोल्यूशन यानी मार्केट में सेल होता है, और लेबॉर्ट्री में भी ये इसी तरह का सोल्यूशन पड़ा होता है, और आमतौर पे उसकी परसेंटेज यही होती है जो यहाँ सवाल में दी गई है, 36%। मतलब इसका ये है कि अगर सोल्यूशन के 100 ग्राम हमारे पास होंगे तो उसमें 36 ग्राम HCl के होंगे, और बाकी उसमें पानी होगा 64 ग्राम। और इस तरह ये परसेंटेज ज़रूरी नहीं कि यही होती है, ये कम ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में जो दी गई है, जो यहाँ पे HCl का सोल्यूशन दिया गया है, वो उसकी परसेंटेज 36% है। क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है कि जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मालूम करनी हो उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रख लेंगे, और बाकी कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स जो हैं वो नीचे रख लेंगे। तो इसमें टोटल 2 कंपोनेंट हैं, पानी है और HCl है। तो इसकी मिकदार हमें यहाँ से पता चल गई 36% से 36 ग्राम HCl और 64 ग्राम वाटर। तो इन मिकदारों को आप पहले मोलों में कन्वर्ट कर लें इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 36.5 है, तो नंबर ऑफ मोल HCl के निकला है 36/36.5.99, और वाटर के मोल इस तरह मालूम कर लेंगे 64/18 इज इक्वल टू 3.55। तो HCl की मोल फ्रैक्शन जो है ये इस तरह निकलेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका आंसर आ गया 0.218, जो कि मोल फ्रैक्शन है HCl की। इसी तरह आप अगर वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो तो वाटर के लिए यहाँ पे आप 3.55 लिख देंगे और डिवाइड करेंगे इस टोटल के साथ, तो इस तरह आपको वाटर की मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाएगी।